नमस्कार साथियों। ईओआरओ राजस्थान का हाई वोल्टेज एग्जाम 2026-27 उसमें हमारी जो आज की क्लास है अध्याय 2 में धारा 11 से 20 तक संबंधित है। अध्याय 2 के अंतर्गत धारा 3 से 50 तक हैं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की नौ का जो अध्याय 2 है इसमें धारा 3 से 50 तक का उल्लेख है। इसमें धारा 3 से 10 तक की एक क्लास हमारी पहले हो चुकी है। आज की हमारी क्लास धारा 11 से 20 तक है। तो चलो डिस्कस करते हैं। देखिए धारा 11 में क्या है, नगर पालिका के लिए निर्वाचन का प्रावधान। तो देखो पहला सवाल तो यहीं टिक गया। जितने भी अध्याय में जितनी भी धाराएं आपकी दे रखी हैं आपको बाकायदा वो याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर एक सवाल धाराओं पे संबंधित भी बना सकता है। एक सवाल का मतलब सिर्फ एक सवाल नहीं, ऐसे बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे जिसमें डायरेक्ट हेडलाइन होगी और ये पूछा जाएगा कि ये चीज किस धारा के अंतर्गत है। ठीक है, तो एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है नगर पालिका के लिए निर्वाचन, नगरीय निकायों के लिए निर्वाचन का प्रावधान कौन सी धारा में है, धारा 11 के अंतर्गत है। एक सवाल तो यही टिक गया। अब इसमें क्या प्रावधान लिखा हुआ है वो देखिए। नगर पालिका से संबंधित सभी निर्वाचनों का अधीक्षण सुपरिंटेंडेंस, निर्देशन मतलब डायरेक्शन और नियंत्रण कंट्रोल राज्य निर्वाचन आयोग का होगा। यह है सवाल का पॉइंट। इसको सरल भाषा में समझिए आप। नगरीय निकायों से संबंधित जो चुनाव होते हैं, नगरीय निकाय चाहे वो पंचायती राज है चाहे वो मतलब स्थानीय स्वशासन से संबंधित सभी चुनाव, स्थानीय स्वशासन दोनों प्रकार के, चाहे वो पंचायती राज है या वो नगरीय निकाय है, इन चुनावों को राज्य में संपन्न कराने का कार्य राज्य निर्वाचन आयोग करता है। तो पहला सवाल यहीं टिक रहा है। नगर पालिका, अब नगर पालिका वह स्थानीय स्वशासन है जो नगरीय निकायों से संबंधित है। इन नगरीय निकायों के चुनाव भी राज्य निर्वाचन आयोग कराता है और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव या निर्वाचन भी राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। तो नगर पालिका से संबंधित सभी निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा। कौन करवाएगा? राज्य निर्वाचन आयोग। एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट सवाल पूछेगा कि नगर पालिकाओं के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान कौन सी धारा में है, धारा 11 में। नगरीय निकायों के निर्वाचन का कार्य कौन करवाता है? नगरीय निकायों के निर्वाचन का कार्य राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। अब निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है? धारा 7 पदावधि की समाप्ति के पूर्व निर्वाचन कैसे होगा? पदावधि की समाप्ति के पूर्व। यहां पे एक बात लिखी हुई है धारा 7, तो देखो इसमें क्या मतलब है। धारा 7 में नगरीय निकायों की पदावधि का प्रावधान है। किसका प्रावधान है? नगरीय निकायों की पदावधि का प्रावधान है। ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। एग्जामिनर डायरेक्ट सवाल डाल देगा, नगरीय निकायों की पदावधि से संबंधित प्रावधान कौन सी धारा में है? धारा 7 के अंतर्गत है। ठीक है, तो धारा 7 में क्या लिखा हुआ है? पदावधि की समाप्ति के पूर्व निर्वाचन हो जाना चाहिए। मतलब पदावधि कितनी होती है? नगरीय निकाय के गठन के बाद जो उसकी पहली बैठक होती है उससे 5 वर्ष तक उसकी पदावधि होगी। तो अगले जो चुनाव होंगे वो कब होंगे? 5 वर्ष की अवधि समाप्ति से पहले ही, पूर्व ही कर लिए जाने चाहिए। तो धारा 7 में स्पष्ट प्रावधान है कि पदावधि की समाप्ति के पूर्व हो जाना चाहिए निर्वाचन। ठीक है, एक और प्रावधान क्या है? विघटन की तारीख से 6 माह के भीतर, 6 माह के भीतर। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो कोई नगरीय निकाय अपनी पहली बैठक से अपना कार्यकाल शुरू करता है, तो कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन मान लो 3 वर्ष बाद, 2.5 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद या 4 वर्ष बाद वह नगरीय निकाय किन्हीं कारणों से विघटित हो जाता है, तो उसकी जगह पर नया निर्वाचन जो होगा, सबसे पहले तो ये जानिए वो शेष कार्यकाल के लिए होगा, पूरे 5 साल के लिए नहीं होगा। पहला कंसेप्ट। और दूसरा कंसेप्ट, विघटन होने से 6 माह के अंदर ही करा लिया जाएगा। विघटन की तारीख से 6 माह के भीतर। एग्जामिनर पूछेगा 6 माह के बाद, 6 माह के अंदर, 6 माह के भीतर, मतलब विघटन जिस दिन हुआ उससे 6 माह के अंदर उसका चुनाव करवा लिया जाएगा और उसका जो कार्यकाल रहेगा, वो जो शेष कार्यकाल बच रहा है 5 साल में, सिर्फ इतना रहेगा। एक और पॉइंट कि आज विघटन हुआ है और उसका कार्यकाल मान लो 6 महीने बाद समाप्त हो रहा था, तब नया निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं है। मतलब पदावधि की समाप्ति में अगर 6 माह का समय बच रहा है, 6 माह या उससे कम का समय बच रहा है,
तो फिर नया निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं है। परंतु यदि विघटन के बाद यदि अवधि अवधि मतलब 5 वर्ष की पदावधि में कितना समय हो, 6 माह से कम का समय हो, तो निर्वाचन आवश्यक नहीं है। ठीक है भाई। अगला पॉइंट देखिए, राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर सदस्यों के निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी करेगी। इस पॉइंट पे ध्यान दो। नगरीय निकायों का जो निर्वाचन होगा उसके लिए अधिसूचना जारी कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। किसकी सिफारिश पर करेगी? राज्य निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर करेगी। ठीक है। अब देखो इसमें सवाल कैसे बनेगा। नगरीय निकायों से संबंधित निर्वाचनों की अधिसूचना कौन जारी करता है? ऑप्शन आएगा राज्य निर्वाचन आयोग, ऑप्शन आएगा राज्य सरकार, एक तीसरा ऑप्शन आएगा राज्य सरकार के परामर्श पर राज्य निर्वाचन आयोग, चौथा ऑप्शन आएगा राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राज्य सरकार। तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल मजा हुआ होना चाहिए। एग्जाम इतना हाई वोल्टेज है कि बीडीओ और तहसीलदार जो कि आरएएस से प्राप्त होने वाले पद हैं, इन दोनों पदों की मिक्स्ड पावर इस नौकरी के अंतर्गत रखी गई है। अगर 3 से 4 सवाल आपके लूज हुए तो रेस से बाहर, नेक टू नेक कंपटीशन जाएगा। बड़े बड़े आरएएस में सेलेक्टेड लोग भी जो कि अलाइड सर्विस एज में हैं इस परीक्षा में उतरेंगे, बाकी सारे डिपार्टमेंट्स के लोग इस परीक्षा के अंतर्गत उतरेंगे। तो उस लेवल की तैयारी होनी चाहिए फिर आपकी। तो यहां वापस गौर करें, राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर सदस्यों के निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी करेगी। अब यहां पे 2 सवाल बनेंगे। नगरीय निकायों के निर्वाचन के संबंध में अधिसूचना कौन जारी करता है? राज्य सरकार करती है। ठीक बात है। किसके परामर्श पर करती है? राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श पर। लेकिन आपको सवाल के टैलेंट को पढ़ने के बाद चारों ऑप्शन पर ढंग से गौर करना। जैसे मान लो सवाल यही बनेगा, नगरीय निकायों के निर्वाचन के संबंध में अधिसूचना जारी करने की शक्ति किसे है? पहला ऑप्शन राज्य सरकार को, दूसरा ऑप्शन राज्य निर्वाचन आयोग को। तो तुम कहीं पहले पे ही टिक मार दो भाई साहब राज्य सरकार है, सही हो गया हमारा। तो तीसरा ऑप्शन क्या आएगा? राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राज्य सरकार को। ये मोर करेक्ट है। इसलिए आज ही इस मंत्र को ध्यान रख लें। किसी भी ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा में, भले ही आप किसी भी सब्जेक्ट से दे रहे हैं, चाहे प्रश्न आप पे ऑप्शन बिल्कुल आ रहा है, लेकिन फिर भी चारों ऑप्शन तक अपने धैर्य को बनाए रखें। और ऐसा अनुभव आपको अपने जीवन में कई बार हो चुका होगा कि अगर आप पूरा ऑप्शन पढ़ लेते तो मोर करेक्ट जो आंसर था उसको कर लेते, और ऐसे 2-3 सवाल आप कम गलत करते और उनके कारण बहुत से बच्चों के रिजल्ट बिगड़ते हैं। तो टैलेंट तक जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुरोध करने पर राज्य सरकार निर्वाचन आयोग को कर्मचारी उपलब्ध करवाएगी। ये है पॉइंट की बात। देखो सुनो, राज्य निर्वाचन आयोग पूरे राज्य में स्थानीय स्वशासन के चुनाव करवाता है, पंचायती राज के भी और नगरीय निकाय के भी। तो यहां फिलहाल हम नगरीय निकायों के संबंध में पढ़ रहे हैं, तो वो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक है। अब राज्य निर्वाचन आयोग के पास इतना पर्याप्त स्टाफ नहीं होता कि वो निर्वाचक नामावली तैयार कर ले, चुनावों को संपन्न कर ले। तो उसको कर्मचारी चाहिए, स्टाफ चाहिए। तो फिर वो अनुरोध करता है राज्य सरकार से कि हमको निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया को संपन्न करवाने के लिए क्या चाहिए? हमको स्टाफ या कर्मचारी चाहिए। तो राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर नगरीय निकायों के चुनाव संपन्न करवाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को कर्मचारी उपलब्ध करवाएगी। ये लाइन पढ़ो, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुरोध करने पर। अनुरोध कौन कर रहा है? राज्य निर्वाचन आयोग कर रहा है। किससे कर रहा है? राज्य सरकार से कर रहा है। करने पर राज्य सरकार निर्वाचन आयोग को कर्मचारी उपलब्ध कराएगी। सारे फैक्ट आपको बढ़िया तरीके से याद होने चाहिए। ये आपकी धारा 11 थी। ठीक है। अब है धारा 12। धारा 12 में क्या लिखा हुआ है? राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यों का प्रत्यायोजन या डेलीगेशन। तो पहला सवाल तो यहीं टिक गया। राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यों के प्रत्यायोजन का प्रावधान कौन सी धारा में है? धारा 12 में है। देखो, बहुत बढ़िया लेवल की रटाई चाहिए परीक्षा पास करने के लिए, और अच्छे लेवल का दिमाग भी चाहिए। दोनों चीजों का मिक्सअप जाएगा यहाँ, रटना भी है, समझना भी है। तो रटने वाली बात तो यह है कि राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यों के प्रत्यायोजन का प्रावधान कौन सी धारा में है? धारा 12 में। प्रत्यायोजन का मतलब आप ये समझ लीजिए कि राज्य सरकार अपने कार्यों को प्रत्यायोजित कर देती है। राज्य सरकार का जो राज्य निर्वाचन आयोग है
उसको अपॉइंट कर दिया कि आप भाई साहब इलेक्शन करवाइए। राज्य निर्वाचन आयोग अपने इन कार्यों को प्रत्यायोजित या डेलीगेट कर देता है नीचे वाले अधिकारियों के लिए कि आप इन चुनावों का नियंत्रण, निदेशन, अधीक्षण, निर्वाचक नामावली तैयार करना, वो सारा जो कार्य है वो आप करवाइए। तो राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यों के प्रत्यायोजन का प्रावधान कौन सी धारा में है? धारा 12 में। अब देखो इसमें होता क्या है। निर्वाचन आयोग कार्यों का प्रत्यायोजन किसी, ये बहुत बड़ा सवाल है, राज्य निर्वाचन आयोग अपने कार्यों का प्रत्यायोजन किसको कर सकता है? उप निर्वाचन आयुक्त। पहला आदमी तो ये रहा। राज्य निर्वाचन आयोग अपने कार्यों का प्रत्यायोजन या तो उप निर्वाचन आयुक्त को करेगा या राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव। अब यहां पे एग्जामिनर सवाल पूछ सकता है डायरेक्ट, और बड़ा सवाल बनेगा। राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यों के प्रत्यायोजन का प्रावधान कौन सी धारा में है? धारा 12 में। राज्य निर्वाचन आयोग अपने कार्यों को प्रत्यायोजित करके किसे सौंप सकता है? दो व्यक्ति हैं, उप निर्वाचन आयुक्त और राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव को सौंप सकता है। एक ऑप्शन में राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी आएगा, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी भी ऑप्शन में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दो शब्द फिक्स तरीके से याद कर लो, उप निर्वाचन आयुक्त और राज्य निर्वाचन आयोग का सचिव। इनमें से किसी को राज्य निर्वाचन आयोग अपने कार्यों का प्रत्यायोजन कर सकता है। ठीक है, अब फिर आगे देखो। राज्य निर्वाचन ये छोड़ दो, ये मतलब अपडेटेड होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है, निर्वाचन आयोग के सचिव कौन है, ये जब आपका एग्जाम हो, उस एग्जाम से 15 दिन पहले जब आप करंट अफेयर पढ़ें, तो ये सारे पदाधिकारी उस समय पे अपडेट किए जाएंगे, हमारी ही क्लास में अपडेटेड होके आ जाएंगे आपके सामने। ठीक है, आगे बढ़िए। धारा 13, प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली। निर्वाचक नामावली किसके लिए? प्रत्येक वार्ड के लिए। तो पहला सवाल तो यहीं टिक गया। नगरीय निकायों के निर्वाचनों से संबंधित प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है? धारा 13 के अंतर्गत है। अब ये निर्वाचक नामावली कौन बनाएगा, किस तरीके से बनेगी, इसमें किसी व्यक्ति का नाम होने के लिए क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो देखते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के परामर्श से, राज्य निर्वाचन आयोग किसके परामर्श से? राज्य सरकार के परामर्श से निर्वाचक नामावली तैयार करने को प्रिपेयर करना बोलते हैं इंग्लिश में। पुनरीक्षित करने मतलब रिवाइज्ड, कौन सा नाम कटा है, कौन सा नाम जुड़ा है, रिवाइज्ड करने। उपांतरित करने, मॉडिफाइड करने, जो भी चेंजेज है, जो भी परिवर्तन है। अद्यतन मतलब अपडेटेड एवं प्रकाशित, प्रकाशित का मतलब है पब्लिश करना। इन सब कामों को करने के लिए एक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति करेगा। कौन करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। किस? राज्य सरकार के परामर्श से करेगा। अब देखो यहां सवाल क्या बनेगा। निर्वाचक नामावलियों को तैयार करने, रिवाइज्ड करने, अपडेटेड करने, पब्लिश कराने का कार्य कौन करता है? ये कार्य करता है निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी। निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, गौर करना, दोबारा पढ़ो। राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के परामर्श से, सबसे पहले तो निर्वाचन जो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी है ना, इसकी नियुक्ति कौन कर रहा है? राज्य निर्वाचन आयोग कर रहा है। किसके परामर्श से कर रहा है? राज्य सरकार के परामर्श से। तो पहला सवाल तो ये टिक गया। निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? एक ऑप्शन में आएगा राज्य सरकार करती है, राज्य निर्वाचन आयोग के निवेदन पर। ठीक है। दूसरा ऑप्शन आएगा राज्य निर्वाचन आयोग करता है राज्य सरकार के परामर्श पर। तो ये दोनों ऑप्शन बहुत बारीक हैं, तो ये कंसेप्ट अभी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग करता है, राज्य सरकार के परामर्श पर करता है। किसकी नियुक्ति? निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति। अब ये निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी क्या करता है? निर्वाचक नामावलियों को तैयार करता है, रिवाइज्ड करता है, अपडेटेड करता है, पब्लिश करता है। तो एग्जामिनर एक सवाल ये और डालेगा, किसी वार्ड से संबंधित निर्वाचक नामावली को तैयार करना, रिवाइज्ड करना, अपडेटेड करना, पब्लिश करने का कार्य कौन करता है? चार ऑप्शन मिलेंगे। राज्य सरकार,
राज्य निर्वाचन आयोग, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, और फिर कोई एक ऑप्शन और हो सकता है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कुछ भी हो सकता है। तो आंसर क्या आएगा? निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी। बहुत बारीक कंसेप्ट है, ठीक है भाई, ये करता है। चलिए अब इसका और क्या काम है? निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए अन्य व्यक्तियों को भी नियोजित कर सकता है। चलिए साहब, अन्य व्यक्तियों को बिल्कुल करेगा भाई, क्योंकि अकेला व्यक्ति थोड़ी होगा ये सारा काम। देखो सुनिए, निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए राज्य का निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के परामर्श पर एक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति करता है। वो निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रत्येक वार्ड की निर्वाचक नामावली को तैयार करेगा, अपडेटेड करेगा, पब्लिश करेगा, रिवाइज्ड करेगा, ये सारे काम वो करेगा। लेकिन ये निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने इस कार्य को संपन्न करने के लिए अपने साथ या अपने अधीनस्थ अन्य व्यक्तियों की भी नियुक्ति कर सकता है। यहां पे गौर करो, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए अन्य व्यक्तियों को भी नियोजित कर सकता है। ठीक, आगे देखो, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की सहायता के लिए राज्य निर्वाचन आयोग, उसकी सहायता के लिए कौन? राज्य निर्वाचन आयोग। एक या एक से अधिक, इस पॉइंट को गोले में बंद कर लो और यहां पे टिकेगा सवाल। एक या एक से अधिक व्यक्तियों को सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त कर सकेगा। तो देखो सुनो, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति भी राज्य निर्वाचन आयोग करता है राज्य सरकार के परामर्श से। फिर ये जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी है, ये अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए अपने साथ कुछ अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करने की इसको शक्ति होती है, ठीक है। लेकिन इसके कार्यों में सहायता करने के लिए वही राज्य निर्वाचन आयोग एक या एक से अधिक, ये संख्या याद करनी है, एक या एक से अधिक सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को नियुक्त कर सकेगा। तो राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भी नियुक्त करता है और उसके कार्यों में सहायता करने के लिए एक या एक से अधिक सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी भी नियुक्त करता है। दोनों की नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग करता है, ठीक है। आगे देखो, धारा 14 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, अब ये धारा 14 थोड़ी देर बाद आ रही है क्योंकि अभी हम धारा 12 पे ही चल रहे हैं। धारा 14 में क्या है? नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावली में शामिल होने के संबंध में डिस्क्वालिफिकेशंस, निरर्हता या निर्योग्यताओं का प्रावधान। क्या मतलब कौन से प्रकार की डिस्क्वालिफिकेशंस आपके ऊपर होंगी कि आप निर्वाचक नामावली में शामिल नहीं हो पाएंगे। सरल भाषा में समझ लो, अगर इस प्रकार का कोई उस पे नियम विरुद्ध कोई घटना है जिसके कारण किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में नहीं आ रहा है, उनका वर्णन धारा 14 में दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए, धारा 14 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति जो अर्हता या योग्यता की तारीख, क्वालिफाइंग डेट को 18 वर्ष, मतलब 18 वर्ष का नागरिक हो जाए, 18 वर्ष से कम आयु का नहीं है, मतलब कितने का हो जाए? 18 वर्ष का नहीं है, तथा नगर पालिका के किसी वार्ड का, वो जो नगर पालिका है उसके किसी वार्ड का मामूली तौर पर निवासी है, वह निर्वाचक नामावली रजिस्ट्री कृत होने का हकदार होगा। इसका सरल मतलब यह है, धारा 14 में जो निर्वाचक नामावली में शामिल होने के संबंध में जो निरर्हताओं का प्रावधान है, निर्योग्यताओं का प्रावधान है, डिस्क्वालिफिकेशंस है, उसका शिकार तो हो नहीं, क्योंकि अगर उसका शिकार हो गया तो निर्वाचक नामावली में नहीं आएगा। इसके बाद 18 साल का हो जाए और उस नगर पालिका के किसी वार्ड का मामूली तौर पर निवासी है, मतलब 18 साल का है और नगर पालिका के किसी वार्ड का मामूली तौर पर निवासी है और धारा 14 में आने वाली डिस्क्वालिफिकेशंस में शामिल नहीं है, तो फिर वे वोटर लिस्ट या निर्वाचक नामावली में शामिल हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, अब मामूली तौर पर निवासी किसको कहा जाता है? कहने का मतलब यह है कि किसी वार्ड की वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए दो चीजें होना है, तीन चीजें होना है कि धारा 14 के जो निर्योग्यताओं के प्रावधान है, एक तो उनसे बचा हुआ होना चाहिए, एक बात, 18 साल का हो जाना चाहिए, 18 साल से कम का नहीं हो, दूसरी बात, तीसरी बात, किसी वार्ड का, नगर पालिका के किसी भी वार्ड का
मामूली तौर पर निवासी भी होना चाहिए। अब सवाल यह आएगा साहब मामूली तौर पर निवासी का मतलब क्या है? तो देखो एक्ट के अंतर्गत मामूली तौर पर निवासी की परिभाषा में क्या शामिल होता है वो देखिए। मामूली तौर पर निवासी वह व्यक्ति है निवास में गृह स्वामित्व एवं कब्जा शामिल नहीं होगा। गृह स्वामित्व हो और कब्जा हो वह शामिल नहीं है। इसका मतलब समझो, मान लो कोई व्यक्ति अलवर का रहने वाला है, जयपुर में उसका एक मकान है, तो गृह स्वामित्व तो उसका है कि नहीं? जयपुर में है, क्योंकि उसका खुद का मकान है। अलवर में भी मकान है, यहाँ पे किसी वार्ड में उसका निर्वाचक नामावली में नाम है, लेकिन उसका एक मकान जयपुर में भी है। तो जयपुर में गृह स्वामित्व तो है। या उसने अवैध तरीके से कोई कब्जा भी कर रखा है, वो डोन टाइप का आदमी है, दूसरे के मकान पर कब्जा करता है, उसने कब्जा भी कर रखा है, तो वह मामूली तौर पर जयपुर का निवासी नहीं माना जाएगा। दोबारा पढ़ो, निवास में गृह स्वामित्व एवं कब्जा शामिल नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने किसी दूसरे शहर में या तीसरे शहर में, जैसे मान लो एक व्यक्ति है जिसके 10 शहरों में मकान है, तो क्या वो 10 शहरों की निर्वाचक नामावली में शामिल होगा? नहीं। तो सिर्फ गृह स्वामित्व ही आपका निर्वाचक नामावली में शामिल होने का आधार नहीं होगा। या आपने किसी मकान पर कब्जा कर रखा है या किसी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा है, यह भी निर्वाचक नामावली में शामिल होने का हकदार नहीं होगा। तो यहां पॉइंट बिल्कुल एग्जामिनर डायरेक्ट सवाल डालेगा, किसी वार्ड का मामूली तौर पर निवासी की परिभाषा में, पहले तो यह कौन सी धारा में, पहला सवाल। दूसरा यह है कि निर्वाचक नामावली निर्माण करते समय किसी वार्ड का मामूली तौर पर निवासी कौन हो सकता है और कौन नहीं हो सकता है। तो पहला ऑप्शन जाएगा, निवास में गृह स्वामित्व एवं कब्जा शामिल होने पर मामूली तौर पर निवासी मान लिया जाएगा, नहीं माना जाएगा, ये लिख रहा नहीं। तो फिर दूसरा पॉइंट देखो, मामूली निवास स्थान से अस्थायी तौर पर अनुपस्थित व्यक्ति भी शामिल है। मतलब वह भी मामूली तौर पर निवासी माना जाएगा जो किसी स्थान से अस्थायी तौर पर अनुपस्थित है, वह भी व्यक्ति शामिल है। अस्थायी तौर पर क्या हो? अनुपस्थित हो। इसका मतलब समझो, जैसे मान लो कोई व्यक्ति अलवर का है और 2 महीने के लिए बंबई चला गया, तो वो अलवर से अपने वार्ड से अस्थायी रूप से अनुपस्थित है, तो वो अलवर का या अपने वार्ड का या यहाँ की निर्वाचक नामावली का मामूली तौर पर निवासी माना जाएगा। मतलब अस्थायी तौर पर अनुपस्थित व्यक्ति भी किसी वार्ड के मामूली तौर पर निवासी माने जाएंगे। ठीक है। अगर ये अनुपस्थिति स्थायी तौर पर हो जाए कि 20 साल से बंबई रह रहा है भाई साहब, आया ही नहीं यहाँ पे, ना वोट डालने आता है, ना किसी कोई कागज वहां के और बनवा लिए, तो स्थायी रूप से अनुपस्थित हो गया, तो फिर तो वो नहीं रहेगा। लेकिन अगर वो अस्थायी तौर पर अनुपस्थित है तो फिर वो मामूली तौर पर निवासी माना जाएगा। ठीक है। अस्थायी रूप से क्षेत्र में चिकित्साधीन हॉस्पिटलाइज्ड कोई व्यक्ति है, अस्थायी रूप से, समझ गए, चिकित्साधीन कोई व्यक्ति है, कारागार अथवा जेल में कोई व्यक्ति है, या अन्य विधिक अभिरक्षा में निरुद्ध कोई व्यक्ति है, छात्रावास में रह रहा है कोई व्यक्ति, होटल में रह रहा है कोई व्यक्ति, कैसे? अस्थायी रूप से, तो वो निवासी में शामिल नहीं है मामूली तौर पर। दोबारा गौर कर लो, अगर कोई व्यक्ति अस्थायी रूप से किसी क्षेत्र में चिकित्साधीन है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति कैंसर का इलाज कराने के लिए बीकानेर चला गया, 1 साल से वहीं रह रहा है, तो कैंसर का इलाज कराने के लिए गया है, वहां की जो वो क्या नाम है, निर्वाचक नामावली है, वहां की वो वोटर लिस्ट में अपना नाम डालने नहीं गया। ठीक है। तो अस्थायी रूप से अगर कोई व्यक्ति चिकित्साधीन है या कारागार में, जेल में है साहब, जेल की सजा हो गई, कोई अपराध कर दिया और जोधपुर जेल में बंद है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जो वोटर लिस्ट में नाम यहाँ से हट जाएगा या यहाँ का वो मामूली तौर पर निवासी नहीं रहेगा। अगर अस्थायी तौर पर कहीं चिकित्सा करा रहा है, इलाज ले रहा है हॉस्पिटल में, या कोई कारागार में बंद है, जेल में बंद हो गया, या अन्य विधिक अभिरक्षा में निरुद्ध है, उसको निरुद्ध किया गया है किसी अन्य विधिक अभिरक्षा में, या किसी छात्रावास में रह रहा है, हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रहा है जयपुर में, या वो होटल का निवासी, होटल में रह रहा है कहीं पे, उत्तराखंड रह रहा है भाई साहब, लेकिन कैसे? अस्थायी रूप से, तो वो मामूली निवासी में शामिल नहीं होगा। मतलब कहीं पे अगर वो अपना इलाज करा रहा है, किसी होटल में रह रहा है, किसी हॉस्टल में रह रहा है, कोई जेल में चला गया, किसी विधिक अभिरक्षा में निरुद्ध हो गया, ये सब कुछ अस्थायी रूप से, समझ गए, तो फिर वो वहां का मामूली तौर पर निवासी माना जाएगा। कहां का? जहां का वो है, भले ही वो कहीं पे भी चला गया है अस्थायी रूप से इन कामों में। आगे देखो,
किसी मामले में निश्चित समयावधि से संबंधित मामूली तौर पर निवासी से जुड़े प्रश्नों का समाधान राज्य सरकार द्वारा बनाए नियमों के अधीन होगा। ये है क्वेश्चन का पॉइंट, राज्य सरकार द्वारा बनाए नियम। क्वेश्चन पॉइंट ये है, किसी मामले में निश्चित समयावधि से संबंधित मामूली तौर पर निवासी से जुड़े प्रश्नों का समाधान। इसका मतलब ये है, किसी स्थान का मामूली तौर पर निवासी बनने के लिए कितने समय तक उस स्थान पर लगातार रहना चाहिए, इसका निर्धारण राज्य सरकार करेगी। अब ये राज्य सरकार के ऊपर है कि वो कितने वर्ष की अवधि निर्धारित करे कि इतने साल अगर कोई व्यक्ति लगातार यहां पर रह लेगा तब यहां का मामूली तौर पर निवासी माना जाएगा। तो किसी स्थान का मामूली तौर पर निवासी होने के लिए वह निश्चित समयावधि, जिस समय तक उस व्यक्ति को वहां रहना अनिवार्य रूप से आवश्यक है, उसका निर्धारण कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी, नियम बनाकर। यह क्वेश्चन का पॉइंट है। ठीक है भाई। अब एक नोट क्या है, अर्हता की तारीख। अर्हता की तारीख का मतलब है क्वालिफाइंग डेट, कि जैसे आप 18 वर्ष के हो रहे हो तो आपको वोटर लिस्ट में काउंट कर दिया जाएगा। तो उस अर्हता की तारीख का निर्धारण हमेशा किस तिथि को होता है? उस वर्ष की जनवरी की पहली तारीख, मतलब 1 जनवरी को। सरल भाषा में ये जान लो, किसी व्यक्ति के निर्वाचक नामावली में शामिल होने के लिए जो अर्हता की तारीख है वो उस वर्ष की 1 जनवरी को मानी जाएगी। ये है क्वेश्चन का पॉइंट। कोई भी व्यक्ति एक से अधिक वार्डों का निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार नहीं होगा। इसका सरल भाषा में मतलब यह है कि कोई एक ही व्यक्ति मतलब एक से अधिक वार्डों की निर्वाचक नामावली में शामिल नहीं होगा। जैसे मान लो किसी नगर पालिका के अंतर्गत 18 वार्ड हैं, वार्ड 3 की निर्वाचक नामावली में कोई व्यक्ति शामिल है और वार्ड 17 की में भी शामिल है, तो ऐसा नहीं होगा। एक से अधिक वार्डों का नहीं होगा और एक ही वार्ड में 2 बार या 2 क्रमांकों पर नहीं होगा। जैसे मान लो वार्ड नंबर 7 का निवासी है कि साहब 32वें नंबर पे भी मेरा नाम है और 368वें नंबर पे भी मेरा नाम है। एक से अधिक वार्डों का भी नहीं होगा और एक ही वार्ड की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार भी नहीं होगा। ठीक है। कोई व्यक्ति किसी निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार नहीं होगा। यह वही बात है जिसको अपन अभी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए धारा 14, निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए निरर्हताएं या अयोग्यताएं या डिस्क्वालिफिकेशंस। पहला सवाल तो ये टिक गया, नगरीय निकायों से संबंधित जो निर्वाचक नामावली है उसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए निरर्हताएं या अयोग्यताओं का प्रावधान कौन सी धारा में है? धारा 14 में है। इस तरीके से याद करना पड़ेगा भाई। तो पहले तो हेडिंग ही सवाल है अपने आप में, फिर उसकी डिटेल में जितने सवाल आप क्रिएट कर सकते हो वो आपका IQ है। तो अब आगे देखो इसमें क्या है। कोई भी व्यक्ति निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए निरर्हित होगा यदि वह भारत का नागरिक नहीं है। अगर भारत का नागरिक नहीं है तो भी भाई निर्वाचक नामावली में वो डिस्क्वालीफाई है, नहीं शामिल होगा। दूसरा पॉइंट, अगर वह विकृत चित्त है, अनसाउंड माइंड है या सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है, मतलब विकृत चित्त व्यक्ति होगा उसका भी निर्वाचक नामावली में नाम नहीं होगा, भारत का नागरिक नहीं है उसका भी नहीं होगा। और देखो, निर्वाचनों के संबंध में भ्रष्टाचरण, करप्ट प्रैक्टिस, CORROUPT। चलो कोई बात ना, इंग्लिश की स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, जी के पकड़नी है अपन को, तो ठीक है। ये प्रिंटिंग की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, टाइप जो करता है उस आदमी ने किया है। चलिए, निर्वाचनों के संबंध में भ्रष्टाचरण का या अन्य अपराध से संबंधित किसी विधि के उपबंधों के अधीन मतदान करने के लिए निरर्हित है। देखो सुनो, निर्वाचनों से संबंधित कोई भ्रष्टाचरण का दोषी है या उसने अन्य कोई ऐसा अपराध कर दिया है जिसके कारण ऐसा कोई कानून का उल्लंघन हो गया है कि उसको मतदान करने से निरर्हित किया जाना है। कहने का मतलब यह है कि अगर उसने निर्वाचनों से संबंधित कोई भ्रष्टाचरण का दोषी है और न्यायालय ने यह दोष सिद्ध कर दिया है, या उसने इस प्रकार का कोई अपराध कर दिया है, किस प्रकार का, कि उस अपराध के दंड के रूप में निर्वाचक नामावली में उसका नाम नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा है तब भी वह निर्वाचक नामावली में शामिल नहीं होगा।
उपयुक्त प्रावधानों के तहत निर्धारित व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली से तत्काल हटा दिया जाएगा और जब ये निर्धारिता समाप्त हो जाएगी दोबारा जोड़ दिया जाएगा। निर्धारिता समाप्ति पर पुनः बहाल कर दिया जाएगा। इसका मतलब समझो, अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की निर्धारिता का दोषी पाया जाता है या किसी भी प्रकार की डिस्क्वालिफिकेशन उस पर लगती है जिसके कारण वे निर्वाचक नामावली में शामिल होने के योग्य नहीं है, तो वो डिस्क्वालिफिकेशंस उस पर सिद्ध होते ही या उस पर लगते ही तत्काल निर्वाचक नामावली से उसका नाम हटा दिया जाएगा। अब ये निर्धारिता की अवधि जिस समय खत्म होती है या ये डिस्क्वालिफिकेशंस जिस समय खत्म होती हैं तो फिर तत्काल ही उसका नाम जोड़ दिया जाएगा। दोनों फैक्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़िए। धारा 15 में क्या है? मिथ्या घोषणा, फैल्स डिक्लेरेशन। ये क्या चीज है? निर्वाचक नामावली में शामिल होने के लिए व्यक्ति जो भी अपना प्रपत्र भरता है या जो अपने बारे में सूचना देता है जिसके बाद बीएलओ उसका नाम जोड़ता है, अगर वो फैल्स इंफॉर्मेशन है, गलत सूचनाएं हैं या मिथ्या सूचना है, उससे संबंधित प्रावधान कौन सी धारा में है? धारा 15 के अंतर्गत है। तो पहला सवाल तो यहीं टिक गया। निर्वाचक नामावली से संबंधित मिथ्या घोषणा या मिथ्या सूचनाएं उपलब्ध कराने पर उससे संबंधित जो प्रावधान है वो कौन सी धारा में है? धारा 15 में। तो देखो इसमें क्या है, यदि कोई व्यक्ति निर्वाचक नामावली तैयार, पुनरीक्षण, उसका शुद्धि, निर्वाचक नामावली में शुद्धि या करेक्शन करने के संबंध में मिथ्या सूचना देता है, अपने बारे में वो मिथ्या सूचना देता है, तो फिर क्या होगा? कारावास, 1 वर्ष तक का तो कारावास है, जेल, और जुर्माना कितना लगेगा? 2000 से 5000 रुपए तक का, या दोनों। और ये बहुत बड़ा सवाल है। अब देखो, सुनो मेरी बात, इस एक्ट के अंतर्गत जितना भी आप आगे पढ़ोगे उसमें तमाम प्रकार के जुर्माने और तमाम प्रकार के कारावासों का प्रावधान है। ठीक है, ये आपको अनिवार्य रूप से याद करना है, ये शुद्ध रटने का विषय है, क्योंकि इन पे सवाल, ये संभावना नहीं है, 100% आएगा। अब जैसे मान लो उसने ये बहुत बता दी कि निर्वाचक नामावली तैयार करने से संबंधित मिथ्या घोषणा या फैल्स डिक्लेरेशन का प्रावधान कौन सी धारा में है? धारा 15। पहला सवाल, अगर कोई व्यक्ति निर्वाचक नामावली तैयार करने, पुनरीक्षण करने, करेक्शन करने के संबंध में मिथ्या सूचनाएं उपलब्ध करवाता है तो उसको कितना जुर्माने और कारावास है? अब वो ऑप्शन में बदलेगा कि भाई 2 वर्ष तक का कारावास, 5000 से 8000 रुपये तक का जुर्माना, 6 माह का कारावास, 1000 से 3000 तक का जुर्माना, 1 वर्ष तक का कारावास और 2000 से 5000 रुपये तक का जुर्माना। तो वहां अभी आपको बहुत सारे कारावास और बहुत प्रकार के जुर्माने पड़ने हैं। तो इनकी एक लिस्ट अलग से बना लेना, या हम अपनी लास्ट की क्लास में या नोट्स जो हम आपको देंगे उसमें बाकायदा लिस्ट दे देंगे सारे जुर्माने और सारे कारावासों की। वो आपको अनिवार्य रूप से याद करनी है, क्योंकि आराम से 2 से 3 सवाल या 1 से 2 सवाल पक्का जुर्माने और कारावास पे आ रहे हैं। ठीक है, धारा 16 के अंतर्गत मुख्य निर्वाचन अधिकारी का प्रावधान है। तो पहला सवाल तो यही हो गया कि राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का प्रावधान कौन सी धारा में है? राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा के अंतर्गत मुख्य निर्वाचन अधिकारी का प्रावधान है? धारा 16 में। अब ये क्या होता है वो समझो। राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के परामर्श से एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी पदाभेद करेगा। मतलब किसको नियुक्त करेगा? मुख्य निर्वाचन अधिकारी को। देखो, राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, समझ गए? उसका कार्य क्या है? स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव करवाना। अब इन चुनावों को संपन्न करवाने के लिए वह राज्य का एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करता है। और किसके परामर्श से करता है? राज्य सरकार के परामर्श से करता है। एक खास बात और, राज्य निर्वाचन आयोग जो भी नियुक्ति करता है, चाहे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति करता है, चाहे वो उसके अधीन एक या एक से अधिक सहायक रजिस्ट्रीकरण निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करता है, या मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करता है, वो राज्य सरकार के परामर्श से ही करता है। तो एग्जामिनर डायरेक्ट सवाल डाल रहा है आपसे, क्या कि राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति नगरीय निकायों के चुनाव संपन्न करने के लिए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किस धारा में है? धारा 16। दूसरा सवाल, नगरीय निकायों को चुनाव संपन्न करने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग करता है, राज्य सरकार के परामर्श से करता है। ठीक है, अब इस मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कार्य देख लो। इसके कार्य क्या है भाई? निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, पुनरीक्षण
और शुद्धि मतलब करेक्शन का पर्यवेक्षण करना, सुपरविजन करना, और निर्वाचनों का संचालन करना और उनका पर्यवेक्षण करना। मतलब ये सारे काम कर तो नीचे वाले रहे, निर्वाचक नामावलियों को बनाना, करेक्ट करना, करेक्शन करना, अपडेटेड करना, पब्लिश करना निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का कार्य है, लेकिन उसके कार्य का सुपरविजन करना, ये लिख रहा देखो, निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, उनका पुनरीक्षण और शुद्धि का क्या करना, पर्यवेक्षण करना, सुपरविजन करना, ये इसका काम है। तो यहां दो सवाल बने, निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, उनका करेक्शन, उनको रिवाइज्ड करना, उनको अपडेटेड करना, ये कार्य किसका है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी का या निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का? यहां अंतर करने की जरूरत है, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का। अब दूसरा सवाल आएगा, निर्वाचक नामावलियों का निर्माण मतलब प्रिपेयर करना, उनको रिवाइज्ड करना, करेक्शन करना, अपडेटेड करना, पब्लिश करना, इस कार्य का सुपरविजन या इस कार्य का पर्यवेक्षण, ये शब्द पकड़ोगे आप, यहां सवाल टकरा है, इस कार्य के पर्यवेक्षण का कार्य किसका है? अब ये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का काम नहीं है, अब ये राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का काम है, और इतना ही बारीक नॉलेज होना चाहिए, बस इस लेवल का डेप्थ जब आपका चला जाएगा तो फिर परीक्षा आत्मा आ जाएगी। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ो। फिर इसका और कार्य क्या है, निर्वाचनों का संचालन का, निर्वाचनों के संचालन का पर्यवेक्षण करना, दोबारा वही शब्द आ गया, पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण मतलब सुपरविजन, ये सारी चीज का सुपरविजन या पर्यवेक्षण करता है, जबकि ये काम करने वाले तो कोई और ही व्यक्ति हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी है भाई, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना। अब इसको निर्देश कौन दे रहा है, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग इसका बॉस है, उसके नीचे कौन है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी स्टेट लेवल पर पाया जाता है, जयपुर में बैठता है, ठीक है भाई, और ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी के नीचे फिर कौन आ जाएंगे, जिला निर्वाचन अधिकारी, ये जिले पे बैठेंगे। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी का प्रावधान धारा 16 में और जिला निर्वाचन अधिकारी का प्रावधान धारा 17 में। तो ये क्वेश्चन तो यही बन गया, मुख्य निर्वाचन अधिकारी का प्रावधान धारा 16, जिला निर्वाचन अधिकारी का प्रावधान धारा 17। अब ये क्या है भाई, जिला निर्वाचन अधिकारी, इसका काम देख लो, राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के परामर्श से एक जिला निर्वाचन अधिकारी पदाभिहित करेगा। तो सरल भाषा में समझ लो, जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति भी कौन कर रहा है, राज्य निर्वाचन आयोग कर रहा है। कैसे कर रहा है, राज्य सरकार के परामर्श से कर रहा है। तो 4-5 सवाल हो गए, राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के परामर्श से मुख्य निर्वाचन अधिकारी की भी नियुक्ति करता है, जिला निर्वाचन अधिकारियों की भी नियुक्ति करता है, और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की भी नियुक्ति करता है, और उस निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की सहायता के लिए एक या एक से अधिक सहायक रजिस्ट्रीकरण निर्वाचक अधिकारी की नियुक्ति भी करता है। ठीक है, अब जिला निर्वाचन अधिकारी का और काम क्या है वो देखो, नोट, राज्य निर्वाचन आयोग किसी जिले में एक से अधिक जिला निर्वाचन अधिकारी भी नियुक्त कर सकता है, यदि उसे समाधान हो जाए कि कार्य की अधिकता है। जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, राज्य निर्वाचन आयोग करता है, राज्य सरकार के परामर्श से करता है। वही राज्य निर्वाचन आयोग किसी जिले में एक से अधिक जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति भी कर सकता है, अगर राज्य निर्वाचन आयोग को यह समाधान हो जाए, उसको ये आइडिया लग जाए कि यार जिले का आकार बड़ा है और जिला निर्वाचन अधिकारी का कार्य बहुत ज्यादा है, तो एक जिला निर्वाचन अधिकारी ढंग से इस कार्य को नहीं संभाल पाएगा, तो उसके अलावा अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी भी बनाए जा सकते हैं। तो ये काम भी कर सकता है भाई। किसी जिले में एक से अधिक जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए जाएं, तो मान लो जिला बड़ा है, कार्य ज्यादा है, और एक से अधिक कौन बना दिए, जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त हो गए, तो राज्य निर्वाचन आयोग आदेश द्वारा उन जिले निर्वाचन अधिकारियों के क्षेत्र और उनकी अधिकारिता स्पष्ट करेगा। इसका मतलब क्या है, जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग करता है राज्य सरकार के परामर्श पर, ठीक है। अगर जिला बड़ा है तो एक से अधिक जिला निर्वाचन अधिकारी भी नियुक्त राज्य निर्वाचन आयोग कर देगा।
वही राज्य निर्वाचन आयोग, मान लो किसी जिले में एक से अधिक जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, तो उनका अधिकार क्षेत्र, मतलब उनकी अधिकारता, उनका क्षेत्र आदेश द्वारा इसका निर्धारण भी करेगा। अगर किसी जिले में एक से अधिक जिला निर्वाचन अधिकारी हैं तो उनके क्षेत्र और उनकी अधिकारता का निर्धारण कौन करेगा? राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, इस तरीके से 4 ऑप्शन आएंगे। तो कौन करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। ठीक है, आगे देखिए, जिला निर्वाचन अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सौंपे गए कृत्यों का पालन करेगा। बिल्कुल ठीक बात है, इन सबसे जूनियर है। सबसे टॉप सीट पे कौन बैठा हुआ है? राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है भाई, राज्य निर्वाचन आयोग। इसके नीचे कौन बैठा हुआ है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ये राज्य स्तर पर है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य स्तर पर है। फिर इसके नीचे कौन बैठा हुआ है? जिला निर्वाचन अधिकारी। तो जिला निर्वाचन अधिकारी इन दोनों के आदेश का पालन करेगा कि नहीं करेगा? इनके का भी करेगा और इनके का भी करेगा, इनसे जूनियर है। धारा 18, स्थानीय प्राधिकारियों आदि के कर्मचारी वृंद, मतलब स्टाफ का उपलब्ध कराया जाना। मतलब जो स्थानीय प्राधिकारी होंगे ना, जैसे शिक्षा विभाग में सीबीओ बैठे हुए हैं ब्लॉक लेवल पे, पंचायती राज विभाग में बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आरडीएस बैठे हुए हैं ब्लॉक लेवल पर। तो जो भी कोई स्थानीय प्राधिकारी है, चाहे वो किसी भी विभाग का है, चुनाव का कार्य संपन्न कराने के लिए वो अपने कर्मचारी उपलब्ध करवाएगा। ठीक है जी। और वो कर्मचारी जो निर्वाचन के कार्य में जाएंगे वो निर्वाचन आयोग में पद स्थापित माने जाएंगे, डेप्यूटेशन पे चले जाएंगे। तो ये देखो, राज्य का प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा, अब इनसे कौन अपेक्षा कर रहा है अपने कर्मचारी उपलब्ध करवाने की? राज्य निर्वाचन आयोग नहीं कर रहा, गौर करना, मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा। ये जो व्यक्ति है ना मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ये वाला जो जयपुर में बैठा हुआ है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपेक्षित किए जाने पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या रिटर्निंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर में कौन कौन शामिल हो सकते हैं? एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार को कर्मचारी वृंद या स्टाफ उपलब्ध करवाएगा। इसको ऐसे समझो, जब कभी भी निर्वाचन होते हैं तो उपखंड पे एसडीएम बैठा होता है, वो उपखंड का निर्वाचन अधिकारी है। जिले पे कलेक्टर बैठा हुआ है, वो जिला निर्वाचन अधिकारी है। एसडीएम के नीचे तहसील पे तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है। ये कौन है? रिटर्निंग ऑफिसर हैं, आरओ। ये चुनाव संबंधी कार्यों को संपन्न करवाते हैं। इनको काम करने के लिए स्टाफ चाहिए। अब वो स्टाफ कौन उपलब्ध करवाएगा? स्थानीय प्राधिकारी ये स्टाफ उपलब्ध करवाएंगे इन लोगों के लिए। उन स्थानीय प्राधिकारियों के लिए इस प्रकार का आदेश कौन जारी करेगा कि आप अपना स्टाफ उपलब्ध करवाइए? मुख्य निर्वाचन अधिकारी। दोबारा गौर करो, धारा 18, स्थानीय प्राधिकारियों आदि के कर्मचारी वृंद, मतलब स्टाफ का उपलब्ध करवाया जाना। राज्य का प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपेक्षित किए जाने पर, तो स्थानीय प्राधिकारियों को निर्वाचन के कार्य में अपना स्टाफ उपलब्ध करवाने के लिए कौन आदेशित करेगा? राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी। जब मुख्य निर्वाचन अधिकारी इस प्रकार का आदेश निकाल देगा तो स्थानीय प्राधिकारी अपने अपने स्टाफ होंगे ना, उनको रिलीव कर देंगे कि जाओ भाई साहब वहां पे निर्वाचन का कार्य करिए। तो वो कर्मचारी कहां पे चले जाएंगे? निर्वाचन का कार्य करने के लिए चले जाएंगे। जब वो निर्वाचन का कार्य करने के लिए चले जाएंगे तो वो अपने विभाग के कर्मचारी उस समय नहीं होके निर्वाचन आयोग के कर्मचारी के रूप में डेप्यूट हो जाएंगे, वहां के डेप्यूटेशन पे चले जाएंगे। अब पढ़ो इसको। प्राधिकारी क्या होता है? प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी, लोकल अथॉरिटी, वह जो कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था या उपक्रम जो राज्य द्वारा स्थापित, नियंत्रित या वित्त पोषित होता है, वो प्राधिकारी कहलाता है। चलो प्राधिकारी को तो छोड़ो, लेकिन इस बात पे ध्यान दो। धारा 19, अधिकारियों और कर्मचारी वृंद मतलब स्टाफ को राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझा जाएगा। निर्वाचन कार्य में संलग्न किसी भी विभाग का कोई भी अधिकारी या पदाधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझे जाएंगे। मतलब इस समय जबकि वो निर्वाचन के कार्य में संलग्न है, वो राज्य निर्वाचन आयोग के अंडर काम कर रहे हैं, अपने मूल डिपार्टमेंट के अंडर काम नहीं कर रहे। तो ये भी एक सवाल है। नगरीय निकायों के निर्वाचन के समय
अधिकारियों और कर्मचारी वृंद राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझे जाएंगे। यह प्रावधान कौन सी धारा में है? धारा 19 में। देखिए, निर्वाचनों के संचालन के संबंध में नियुक्त स्टाफ राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझा जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझा जाएगा। अगर निर्वाचन कार्य में संलग्न किसी कर्मचारी या अधिकारी के साथ किसी भी प्रकार की बदतमीजी होती है, कोई बूथ कैप्चरिंग होती है, चुनाव में वोट डालते वक्त किसी भी प्रकार की कोई घटना होती है, तो इसको सीधे निर्वाचन आयोग पर हमला माना जाएगा। क्यों? अब वो केवल मास्टर या शिक्षक नहीं है अपने स्कूल का, अब वो निर्वाचन आयोग का एक कर्मचारी अधिकारी है और उसके काम को कर रहा है। तो निर्वाचन के समय उनमें बहुत बड़ी पावर्स आ जाती हैं, तो उनको हल्के में मत लेना, ना कभी कोई काम कर लो, जमानत भी नहीं होगी। ठीक है। धारा 20, निर्वाचक नामावलियों की तैयारी करने आदि से संबंधित पदीय कर्तव्यों का भंग या उल्लंघन। इसका मतलब यह है कि अगर कोई कर्मचारी या अधिकारी जो कि निर्वाचन आयोग में डेप्यूटेशन पे गया है, मतलब उसकी ड्यूटी निर्वाचन कार्य को संपन्न कराने के लिए लगी है, और वह अगर अपने पद से संबंधित कर्तव्यों का उल्लंघन कर रहा है, तो फिर उसके लिए क्या प्रावधान है वो देखो। कोई निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या अन्य कोई व्यक्ति जो निर्वाचक नामावली से संबंधित कार्यों में कर्तव्यों का क्या कर रहा है? उल्लंघन। चाहे भले ही कोई निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी है, मतलब ये तो खूब बड़ा अधिकारी होता है, ये भी अगर अपने कर्तव्य का उल्लंघन कर रहा है, या अन्य कोई भी व्यक्ति जो कि अधिकारी है, कर्मचारी है, वो भी अगर निर्वाचक नामावली से संबंधित जो उसका कर्तव्य है उस कर्तव्य का वो उल्लंघन कर रहा है, तो फिर क्या प्रावधान है भाई? कारावास 3 मास से 2 वर्ष का कारावास है, या 1000 से 2000 रुपए तक का जुर्माना है, या दोनों है। ये है पॉइंट की बात। मतलब अगर कोई व्यक्ति राज्य निर्वाचन आयोग में डेप्यूट हो गया है नगरीय निकायों के चुनाव संपन्न कराने के संबंध में, और वो अगर अपने पदीय कर्तव्यों का उल्लंघन कर रहा है, तो फिर क्या होगा? उस पर ये तो कारावास है 3 माह से 2 वर्ष तक का, और ये जुर्माना 1000 से 2000 तक का, या दोनों। तो अब आप देखो, 2 बार कारावास और जुर्माने खाली धारा 11 और 20 के बीच में आ गए, अभी तो पूरा एक्ट बाकी है। तो कितने प्रकार के कारावास और कितने प्रकार के जुर्माने आएंगे, इनको सबको हम एक जगह लिखवा देंगे आपको, और वो याद करना बहुत जरूरी है। 1 से 2 सवाल कारावास या जुर्माने पाएंगे। आगे देखिए, कोई भी न्यायालय राज्य निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकारी या संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी की शिकायत के बिना अपराध का संज्ञान नहीं लेगा। इसका मतलब समझो, निर्वाचन कार्य में अगर किसी भी प्रकार की कोई व्यवधान उत्पन्न होता है या कर्तव्य का उल्लंघन होता है, तो किसी भी व्यक्ति पर जो भी केस दायर होगा, उस केस का संज्ञान न्यायालय तभी लेगा जब राज्य निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी इस प्रकार की अनुशंसा करे। मतलब बिना राज्य निर्वाचन आयोग के, बिना मुख्य निर्वाचन अधिकारी के, या बिना जिला निर्वाचन अधिकारी के इस प्रकार का संज्ञान लिए जाने के बिना न्यायालय उस केस को रजिस्टर्ड नहीं करेगा। दोबारा देखो, कोई भी न्यायालय राज्य निर्वाचन आयोग, मतलब राज्य निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकारी या संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी की शिकायत के बिना अपराध का संज्ञान नहीं लेगा। मतलब अगर शिकायत राज्य निर्वाचन आयोग करे, या मुख्य निर्वाचन अधिकारी करे, या संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी करे, तभी न्यायालय संज्ञान लेगा। अगर ये शिकायत नहीं करेंगे तो न्यायालय निर्वाचन से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत पर अपना संज्ञान नहीं लेगा। ये है, अगर ये शिकायत नहीं करेंगे तो। कहने का मतलब ये है, राज्य निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी अगर शिकायत करेंगे तभी न्यायालय उस केस की सुनवाई करेगा। बिना इनकी शिकायत के निर्वाचन संबंधी अपराधों पर न्यायालय सुनवाई नहीं करेगा। ये आपके अध्याय 2 में धारा 11 से 20 तक का आज का प्रावधान था। काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी, और इसी प्रकार ईओआरओ की बेस्ट प्रिपरेशन करने के लिए आप हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल कनेक्ट पॉलिटिकल साइंस को सब्सक्राइब करें। अच्छी इंफॉर्मेशन, कंटेंट, कंसेप्ट आपको मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू।